हेलो एवरीवन। जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। कुछ थ्योरीज़ हैं ज्योग्राफी के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसके बाद आती है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो उस थ्योरी को जो समझने के लिए हमें ये दोनों कॉन्टिनेंटल और जो ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इन थ्योरी में आज बेसिकली बात की गई है जो हमारे कॉन्टिनेंट आज जो हमें दिख रहे हैं, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, आखिरकार ये किस तरीके से बने हैं और इनकी मूवमेंट किस तरीके से रही है। तो इसको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है इन थ्योरी के माध्यम से की गई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अपने सर्च बार में टाइप कीजिए एंजॉय लाइफ एजुकेशन। उसके बाद ये रिजल्ट्स आएंगे और आपको इस वाले पे जाके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन को दबा लें ताकि आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं ज्योग्राफी सीरीज़ की उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही जो है हिस्ट्री लेक्चर्स जैसे कि दिल्ली सल्तनत वगैरह, इन जो लेक्चर हैं ये वाले ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही आएंगे, फेसबुक पे नहीं अपलोड किए जाएंगे। तो ये जो थ्योरी है इस थ्योरी को प्रपोज किया था एल्फ्रेड वैगनर ने, जो एक जर्मन मेटीरोलॉजिस्ट थे और इन्होंने 1912 में अपनी किताब ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन में इस थ्योरी का जिक्र किया था। ये इनिशियली जो है जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश की गई थी और जहाँ तक मुझे याद है 1922 तक जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था। तो इसको किसने? एल्फ्रेड वैगनर ने दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। बात करूं इस थ्योरी के आखिरकार जो ये मेन प्रोविजन क्या है, इन्होंने इस थ्योरी में जो मेन पॉइंट रखे थे वो क्या हैं, तो उनको जानते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि एक क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट था। तो पहले सारा क्या था, मतलब ये ऐसे जैसे आज हमें दिखते हैं जो ये कॉन्टिनेंट्स है ना अलग अलग, तो ये ऐसे नहीं था। ये सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे बोला गया सुपर कॉन्टिनेंट और इसका नाम था पेंजिया, जो कि एट प्रेजेंट मतलब अगर देखा जाए जहाँ पर साउथ अफ्रीका में जो डरबन है उस लोकेशन पे जो ये था ये पेंजिया लोकेटेड था। और पेंजिया के अराउंड जो ये ओशियन बॉडी थी और सारा जो पानी था उसको बोला गया पंथा लासा। तो एक बात तो इन्होंने ये बोली और दूसरी इन्होंने बोली जो सियाल है दैट इज़ जो कि अर्थ की क्रस्ट है वो क्या कर रही है, फ्रीली फ्लोट कर रही है किसके ऊपर, सीमा के ऊपर, यानी कि सीमा क्या है, मेंटल। तो दो प्रोविजन इस थ्योरी के ये रहे। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था और जो ये पेंजिया का जो ये नॉर्दर्न पार्ट है इसे बोलते हैं लॉरेशिया और जो ये सदर्न था ये गोंडवाना था। तो गोंडवाना जो ये पार्ट था इंडिया इसी का ही हिस्सा था और धीरे धीरे किस तरीके से देखिए ये एक दूसरे से दूर होते गए, नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हुई है, फिर वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट हुई है और इस तरीके से जो आज के जो ये प्रेजेंट कॉन्टिनेंट है हमें देखने को मिलते हैं। तो मैंने बताया कि जो नॉर्दर्न पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, लॉरेशिया बोलते हैं, इसे अंगारा लैंड भी बोलते हैं। और जो ये सदर्न मोस्ट पार्ट है इसे बोलते हैं गोंडवाना। साउथ अफ्रीका और जो इंडिया है इसी का ही पार्ट रहे हैं। अब देखिए इन्होंने बोला कि जो ये पेंजिया था ना ये कार्बोनिफेरस पीरियड में था। तो उस दौरान देखिए अब किस तरीके से मतलब जो ये इन कॉन्टिनेंट्स किस तरीके से मूव किए, इस चीज़ को समझाने के लिए इन्होंने वेरियस स्टेजेस में इस चीज़ को समझाया है। सबसे पहले इन्होंने बोला फ्लाइट और ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट शुरू हुई। तो जो पेंजिया था उससे हल्के हल्के क्या है ये धीरे धीरे दूर होना शुरू हो गए टुकड़ों में। तो स्टेज 1 में ये हुआ। स्टेज 2 में क्या हुआ कि धीरे धीरे पेंजिया टूटा लॉरेशिया में और गोंडवाना में, और इन दोनों के बीच में क्या आया, जो ये वाटर बॉडी रह गई थी उसे बोलते हैं टेथिस सी। और स्टेज 3 में क्या हुआ है, जो ये टेथिस सी था ये धीरे धीरे क्या हुआ, ओपन होता गया। और इस तरीके से देखिए ये पेंजिया है और ये ऊपर लॉरेशिया गोंडवाना है और धीरे धीरे क्या है इनके बीच में जो ये टेथिस सी है ये वाइडन होना शुरू हुआ। स्टेज 3 तक हम बात कर चुके हैं। बात करूं स्टेज 4 में, तो स्टेज 4 में क्या हुआ, वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट हुई, जिसकी वजह से क्या है नॉर्थ अमेरिका ऊपर को मूव किया, वेस्ट साइड को मूव किया एंड साउथ अमेरिका जो है ये बनना शुरू हो गए। ठीक है, ये वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट की वजह से क्या है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की फॉर्मेशन हुई और इनके बीच में जो है अटलांटिक ओशियन बना। और स्टेज 5 में क्या हुआ, जैसे ये मूव कर रहे थे
तो जो ये साउथ अमेरिका है, इसको क्या है, नीचे मेंटल से जो है फ्रिक्शन मिला जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पर जो ये एंडीज और ये जो रॉकीज माउंटेन है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में, तो इनकी फॉर्मेशन जो है हुई। किसकी वजह से? क्योंकि ये मूव कर रहे थे, तो जो मेंटल से इनको जो है फ्रिक्शन मिला और ये रॉकीज और एंडीज की फॉर्मेशन हुई स्टेज 5 में। तो इस तरीके से ये जो 5 स्टेजेस में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। अब बात करते हैं कि आखिरकार वो ऐसी कौन कौन सी फोर्सेस थी जो रिस्पॉन्सिबल थी इस तरीके की मूवमेंट के लिए। तो एल्फ्रेड वैगनर ने बोला कि जो ये नॉर्थवर्ड जो ये मूवमेंट हुई है, जो ये लॉरेशिया और गोंडवाना की जो फॉर्मेशन हुई है, और जो ये वेस्टवर्ड जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मूव किए हैं, इनके लिए मोस्टली जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं वो 3 तरीके की फोर्सेस हैं। पहली है फोर्स ऑफ बुयंसी, ये हमेशा ऊपर की तरफ को लगती है। तो बुयंसी मतलब आपको पता ही है, जब आप पानी में कोई चीज़ को फेंकते हैं तो एक तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे को उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, और जो पानी का जो एक फोर्स होता है बुयंसी, वो ऊपर की तरफ लगता है। तो एक फोर्स ऑफ बुयंसी इसे बोलते हैं। और जो ग्रेविटेशनल पुल है वो आपको पता ही है, हमेशा डाउनवर्ड ही रहता है। और तीसरी थी टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून। अब एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, जो ये पहली नंबर 1 और नंबर 2 पे जो मैंने फोर्सेस की बात की है, ये है रिस्पॉन्सिबल कौन सी, जो ये नॉर्थवर्ड जो मूवमेंट हुई थी जिसकी वजह से लॉरेशिया और गोंडवाना फॉर्म हुआ था। लेकिन जो ये तीसरे नंबर की जो फोर्स है टाइडल फोर्स सन और मून की, इसकी वजह से क्या है, जो ये वेस्टवर्ड जो ये मूवमेंट हुई है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो आप देख लेते हैं कि आखिरकार इस थ्योरी को समझाने के लिए क्या क्या एविडेंस दिए गए। सबसे पहले जो एविडेंस है वो है बायोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें उन्होंने बताया कि एक मतलब जानवर है, एक रोडेंट है लेमिंग। लेमिंग की जो टेंडेंसी होती है हमेशा माइग्रेट करने की, वो हमेशा वेस्ट साइड को होती है। तो जब पेंजिया वगैरह इकट्ठे थे तो ये मूव करते थे वेस्टवर्ड को। लेकिन जैसे ही मतलब जो यूरोप से जो नॉर्थ अमेरिका है वो सेपरेट हुआ, तो क्या हुआ, वो बीच में फिर वाटर बॉडी बनना शुरू हो गई थी उनके बीच में, अटलांटिक ओशियन। तो लेकिन लेमिंग की टेंडेंसी तो वेस्टवर्ड मूव करने की रही है। तो ये जैसे जैसे मूव करते थे तो ये क्या था, अपने आप को मतलब पानी में इस तरीके से कुछ देखिए, ये पानी में गिर जाते थे, क्योंकि अब वहाँ लैंड नहीं रही, क्योंकि वो मूव कर गए हैं। पहले यहाँ लैंड थी, तो इसलिए मतलब यही बोल सकते हैं कि यहाँ पहले लैंड रही होगी और अब वो अलग हो गई है। इसलिए जो है लेमिंग्स का जो ये मास सुसाइड जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। बात करूँ फॉसिल एविडेंस की, तो इसमें हमें क्या बेसिकली मिला है कि जैसे कि अब ये देखिए आप इमेज में, यहाँ पर जब ये पेंजिया के रूप में था, गोंडवाना की बात कर रहे हैं हम, तो जब जहाँ जहाँ ये देखिए आप ये ग्रीन कलर का ये जो आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, हमें सेम जो है फॉसिल मिले हैं ग्लॉसोपटेरिस के। और जो ये अफ्रीका का ये जो साउथर्न एंड है और जो साउथ अमेरिका का एंड है सदर्न एंड, यहाँ पर जो ये मीजोसॉरस हैं इनके फॉसिल पाए गए हैं। क्योंकि जब पेंजिया था तो ये यहीं रहते थे, लेकिन जब ये दूर दूर हो गए कॉन्टिनेंट्स, तो यहाँ पर हमें इनके जो है एविडेंस मिलते हैं फॉसिल के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पहले सारा एक इकट्ठा रहा होगा पेंजिया के अंदर, तो इसलिए ये हमें यहाँ मिलते हैं। बात करूँ जिग्सॉ फिट की, तो जो ये आज हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट है, अगर हम इनको किसी एक पजल की तरह आपस में जोड़ दें तो ये बिल्कुल ही जो है जिग्सॉ की तरह बिल्कुल एकदम फिट हो जाते हैं। तो इससे ये बोला गया कि ये पहले क्या थे, एक ही जगह पे इकट्ठे थे सभी, इसीलिए इस तरीके से ये फिट हो रहे हैं। बात करूँ अगले एविडेंस की, तो वो है जियोलॉजिकल एविडेंस। तो इसमें बेसिकली बोला गया कि डिफरेंट डिफरेंट जो ये रेंजेस हैं पूरे दुनिया में, जैसे कि अपलेशियन माउंटेन्स हो गए, और जो ये कैलेडोनियन जो ये रेंज है यूरोप में, और ये जो अपलेशियन है ये यूएसए में है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली सेम तरीके की रॉक्स पाई जाती हैं। तो इसी से इससे जो है ये इंटरफेयर होता है कि जो ये पहले क्या है आपस में जुड़े थे, और ये रेंज कंटिन्यूसली जो है रन कर रही थी, लेकिन विद टाइम जो है ये एक दूसरे से अलग हो गए हैं। तो ये भी एक एविडेंस है इस थ्योरी के सपोर्ट में। अगला एविडेंस है ग्लेशियल स्कार का। तो जो जैसे कि साउथ अमेरिका एंड जो अफ्रीका वाला एरिया है, और जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन्स हैं, यहाँ पर कुछ जो रॉक्स पाई जाती हैं उन पे जो ग्लेशियल स्कार्स हैं वो सेम हैं। उनकी जो
जो आप स्कार्स की जब स्टडी की गई, इनकी जो डायरेक्शन है, जब ग्लेशियर मूव करता है तो ये रॉक्स पे स्कार लेके आता है। तो उनकी जो डायरेक्शन थी स्कार की पड़ने की, वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से थी कि ये शो कर रहा था कि ये पहले इकट्ठे थे और ये धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते गए हैं। तो ये एक एविडेंस ये भी था। बात करूँ अगले एविडेंस की, तो वो है पास्ट क्लाइमेट एविडेंस, जिसे हम पेलियो क्लाइमेट एविडेंस बोलते हैं। तो जब पैंजिया था तो कुछ इस तरीके से जो इक्वेटर के पास वाला जो ये रीजन था, यहाँ पर डेंस वेजिटेशन और ट्रीज पाए जाते थे। तो विद टाइम जब ये डेड हुए तो ये क्या हुआ, ये सॉइल के अंदर बरिड हो गए हैं। और आज के टाइम पे जो ये लोकेशंस हैं, यहाँ पर क्या है, कोल डिपॉजिट पाए जाते हैं। तो जो रशिया वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर भी हमें जो है कोल डिपॉजिट मिल रहे हैं, क्योंकि इसका रीजन यही है। जो ये पहले जो ये एरिया था ये इक्वेटर के पास पेंजिया के अंदर लोकेटेड था। तो इन सब चीज़ों से जो है कन्फर्म्ड हुआ कि ये पहले एक साथ पेंजिया के रूप में थे और विद टाइम धीरे धीरे ये एक दूसरे से मूव किए हैं, एक दूसरे से अलग हुए हैं, और यहाँ पर जो करंट पोजीशन इनकी है वहाँ पर ये लोकेटेड हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस जो ये थ्योरी का है वो है कि आखिरकार इसको जो क्या क्या तरीके से इसको क्रिटिसाइज़ किया गया इस थ्योरी को। तो सबसे पहली बात जो मैंने फोर्सेस आपको समझाई, जो भी ये नॉर्थ वर्ड और जो ये साउथ वर्ड जो मूवमेंट थी, वेस्ट वर्ड की तरफ जो मूवमेंट हुई, ये फोर्सेस जो मैंने बताई आपको 3 तरीके की, ये फोर्सेस बोला गया कि इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है कि ये पूरे कॉन्टिनेंट को जो है मूव कर दे। आज भी ये फोर्सेस लग रही हैं, टाइडल फोर्स आज भी लग रही है, लेकिन जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स आज भी है, बुयांसी वाली फोर्स आज भी है, लेकिन ये कोई इस तरीके की मूवमेंट आज तो कर नहीं रही। तो उस टाइम पे कैसे कर ली होगी। और दूसरी बात, इन्होंने जो है कार्बोनीफेरस जो पीरियड है वहाँ से इस चीज़ को समझाना शुरू किया था, लेकिन प्री कार्बोनीफेरस जो पीरियड था उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और सिर्फ क्यों नॉर्थ वर्ड और जो ये वेस्ट वर्ड हुई, ये ईस्ट वर्ड और साउथ वर्ड क्यों नहीं हुई ये मूवमेंट, तो इसको भी इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया गया। और इन्होंने खुद ही एक सेल्फ जो ये कॉन्ट्राडिक्टिंग बात कही थी कि भाई जब जो ये साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका वेस्ट वर्ड मूव कर रहे थे तो क्या था, इनको बोला जो सीमा थी उससे इनको जो है फ्रिक्शन मिला और ये एंडीज और रॉकीज जो माउंटेन है वो बने। लेकिन जो इनकी जो मेन प्रोविजन थे थ्योरी के, वहाँ पर मैंने पढ़ाया आपको कि इन्होंने बोला था कि जो सियाल है सीमा के ऊपर फ्रीली फ्लोट कर रही है। तो अब ये फ्रिक्शन कहाँ से आ गया, तो ये खुद ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इन्होंने दे दी थी। तो ये सब था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। आगे हम देखेंगे जो कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है उसको समझेंगे, और फिर हम मोस्ट साइंटिफिकली जो एक्सेप्टेड थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम कवर करेंगे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमें आप फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं पेज को फॉलो करके। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।